फ्रेंड्स देखिएगा, आपका चैप्टर 3D था। उस 3D के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या कहता है, लेट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये एक लाइन की इक्वेशन है और ये आपके पास वेक्टर r इज इक्वल टू c प्लस म्यू डी, ये आपके पास दूसरी लाइन की इक्वेशन। तो दो लाइनों की इक्वेशन है। तो इस लाइन के अंदर जो a है वो उसका पासिंग पॉइंट है, b उसका डायरेक्शन है, रेशियो। तो ये वेक्टर a हो गया पासिंग पॉइंट और इस लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया b। ऐसे ही दूसरी लाइन है तो c उसका पासिंग पॉइंट है और d उसका डायरेक्शन है, रेशियो। तो इस लाइन का ये पासिंग पॉइंट, ये इसका डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का ये पासिंग पॉइंट क्योंकि ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो ये मान लिया। अब ये जो दो लाइन हैं, इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल है ये, इसका नाम आपने रख दिया थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब लाइन का ए और सी तो इनके पासिंग पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच में एंगल कभी नहीं होता। कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, उनके बीच का एंगल नहीं होगा। एंगल हमेशा किसके बीच का होगा, लाइंस या वेक्टर। तो ए और सी तो इन दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट हैं। एंगल जो आपके पास निकलेगा वो आपके पास है वेक्टर बी और वेक्टर डी के बीच का आएगा। तो बी और डी अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट डी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड है, डी का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में रख देंगे, एंगल आ जाएगा। अब अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो कोस 90 आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट डी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड। और 90 कोस 90 क्या होता है, 0। ये वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बी डॉट डी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये कहता है अगर लाइन की इक्वेशन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो x1 y1 z1 फिर वही पासिंग पॉइंट अपॉन में जो वैल्यू आ जाती है डायरेक्शन रेशियो, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ये आपके पास दूसरी लाइन की इक्वेशन है, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में c2 इज इक्वल टू म्यू। तो दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो यहाँ पर फिर वही आपके पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच का एंगल बनेगा। और ये आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। और ये बिट जहाँ पर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस आपको करवाया था तब आपको बताया था दो लाइंस के बीच का एंगल कब, जब उनके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। तो ये वही फॉर्मूला है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट इंटू में ये वही आपके पास इसके अपॉन में ये करते हैं तो इसके अपॉन में ये करते हैं, ऐसे इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, जिसको हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका नाम r1 रख देते हैं, इसका नाम है r2 रख देते हैं। अगर एंगल थीटा है तो इस केस में क्या आ जाएगा, फिर वही ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे, उनका प्रोडक्ट का सम। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद अगर ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं या दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब एक वेक्टर को हम सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं तो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके जो दो वेक्टर कहाँ से बना है, b और d। तो b और d अगर पैरेलल हैं तो लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और b और d पैरेलल कब होंगे, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब कोई भी एक वेक्टर सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन दूसरा वेक्टर आ जाता है तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। ये b और d वेक्टर पैरेलल होने का मतलब है ये दोनों की दोनों लाइन से पैरेलल आ जाएंगे। या इसको कार्टेशियन फॉर्म में हैं दोनों लाइन से तो इनके ये डायरेक्शन रेशियो हैं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आ जाता है। तो हम कहेंगे दोनों की दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट।
ये कहता है ये P कोई भी पॉइंट दे रखा है, मान लीजिएगा मैं क्वेश्चन ये लेके चलता हूँ 1 2 3 और ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस परपेंडिकुलर का ये फुट है जिसका नाम हमने F रख दिया, जो कि निकालना है। क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी एक बात पूछ सकता है, तो आपने सबसे पहले फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम मान के चलते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर। अब ये अल्फा बीटा गामा हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया। तो अब इसके बाद हम क्या लेके चलेंगे, दो कॉन्सेप्ट। पहला, अब ये जो पॉइंट है एफ, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो पहला पॉइंट जो अल्फा बीटा गामा है इस लाइन के ऊपर होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने का मतलब एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फा बीटा गामा रख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फा बीटा गामा रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे, तीनों लैम्डा के इक्वल। अब इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल रखकर सोल्व करेंगे, गामा की वैल्यू आ जाएगी, जिसका नाम इक्वेशन 2 रख दिया। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा जो आपको चाहिए था, लेकिन इसके लिए अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने की। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट और लगाना है आपने। वो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिएगा। ये जो पी एफ लाइन है, ये लाइन इस लाइन 1 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। पी एफ लाइन इस 1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या बनेगा, 0। तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो पी एफ लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे कैसे, अब दो पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनती है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट हम घटा देंगे, एफ में से पी घटा देंगे। तो अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा -3 इस पी एफ लाइन के डायरेक्शन है रेशियो आ गए। ऐसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इस लाइन की इक्वेशन से पता चल जाएगा। लाइन की इक्वेशन के अंदर जो अपॉन वाली वैल्यू होती हैं वो डायरेक्शन है रेशियो होते हैं। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 को हो या उनके डायरेक्ट रेशियो के प्रोडक्ट का समय 0 को। तो पी एफ लाइन के डायरेक्ट रेशियो ये हैं, लाइन 1 के डायरेक्ट रेशियो ये हैं, इनका आपस में प्रोडक्ट का सम करेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन का सम कितना आएगा, 0। ये हमने कर दिया। तो ये आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। सारी इक्वेशन लैम्डा के अंदर आ जाएगी, सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ रख देंगे बीटा गामा, इक्वेशन 2 में रख देंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा आने का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आने के बाद दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट आपने निकाल लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल देंगे। तीसरी चीज़ पूछता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है इसकी इक्वेशन, ये तो एक लाइन है, इस पी एफ लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ए पहला पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, इसके साथ आई जे के कैप लगा देंगे तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इसमें से ये घटा देंगे, ये आपने निकाल लिया। ये आपने सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 और 9। तो अल्फ़ा बीटा गामा आपने निकाल लिया 3, 5, 9। तो 3 - 1 5 - 2 9 - 3 b - a आ जाएगा। और a पॉइंट ये दे रखा है, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a प्लस लैम्डा b माइनस a, ये पी एफ लाइन की इक्वेशन आ गई। और चौथी चीज़ है इमेज ऑफ द पॉइंट। अगर ये जो पॉइंट है आपके पास P है और ये आपके पास लाइन थी, अगर इस लाइन को हम मिरर मान के चलते हैं और वो भी प्लेन मिरर मान के चलते हैं तो इस F पॉइंट, जो इस P पॉइंट है, इस P पॉइंट की इमेज आ जाएगी आपके पास P डैश, जो कि हमने मान लिया ABC है। अब ये ऐसा है, ये पॉइंट था आपके पास P, ये लाइन थी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था F। अब इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर भी आ जाएगी, जिसका नाम P डैश या ABC रख देंगे। अब ये मिरर आपके पास प्लेन मिरर है
तो ये जो एफ होगा ये पी और पी डैश का क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2 इजिकल टू इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ से ये दोनों पॉइंट हैं तो ए आ जाएगा, ऐसे ही बी पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ही सी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इमेज आ जाएगी। तो ये थी आपके पास 13.3 एक्सरसाइज की आपके पास क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बेस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आपने सोल्व कर लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल लें, अगली वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवा देंगे। थैंक यू।